वेलकम बच्चों। प्लेन की बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग एक डाल दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, प्लेन पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो एंड पैरेलल टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बी एंड सी एंड पैरेलल टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बी एंड सी। ठीक है, तो एक प्लेन जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो और बी और सी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, उनके क्या हो, पैरेलल हो। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिखते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। सपोज हमें ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन चाहिए, है ना, ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन चाहिए, तो ये पॉइंट हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और इस ग्रीन बोर्ड को हमें दो वेक्टर्स के पैरेलल कह रहा है, एक वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल बता रहा है। तो वेक्टर बी एक हो गया मान लो, और एक वेक्टर सी हो गया, लेट्स से नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं ये दोनों एज पर द हेडिंग। तो बी और सी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, दोनों देखो ग्रीन बोर्ड के पैरेलल है या नहीं है, ग्रीन बोर्ड पे ही लाके रख दिया हमने बी और सी को। ठीक है, तो पैरेलल वाली बात भी हो रही है, ग्रीन बोर्ड पैरेलल है इन दोनों के। ठीक है, ग्रीन बोर्ड दोनों ही वेक्टर्स के क्या पैरेलल है, और इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ग्रीन बोर्ड पास हो रहा है। हमें ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन चाहिए। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता था, प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता था, और क्या चाहिए होता था, पॉइंट के साथ साथ प्लेन पर नॉर्मल चाहिए होता था, बस। तो पॉइंट ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी, एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और प्लेन पर नॉर्मल पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने डिराइव भी किया था ऑलरेडी, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड नॉर्मल टू द वेक्टर एन। तो वो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये थी ना, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ऐसे किया था हम लोगों ने प्लेन की इक्वेशन को, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। फिर इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किए थे, r को लिए थे xi प्लस yj प्लस z के, पॉइंट a को लिए थे x1 y1 z1 का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1, तो उसका पोजीशन वेक्टर, और n वेक्टर को लिया था हमने ai प्लस bj प्लस c के। याद आ रहा है ना। तो अब बिल्कुल वही काम करना है हमें। देखो पॉइंट तो ऑलरेडी पता ही है, r माइनस ए, यहाँ पर ए क्या था, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट बताया है कि प्लेन पे है। तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट बता रखा है एक कि पॉइंट पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए है। तो बस हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए बस। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा, बी और सी के क्रॉस से मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। एन वेक्टर का काम कौन कर जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए एक जो ग्रीन बोर्ड के क्या परपेंडिकुलर। तो ग्रीन बोर्ड पर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर पता है, बी और सी, तो बी और सी का क्रॉस लेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्मल मिल जाएगा। तो बी और सी का क्रॉस ले लिया, तो ये एन वेक्टर एक मिल गया इज इक्वल टू कितना, 0। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। बट देखो अब ये तो इक्वेशन हो ही गया है ना, वेक्टोरियल इक्वेशन तो ये हो ही गया, बट इससे भी अच्छा इक्वेशन तुम्हें देखने में लगेगा कौन सा, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में जब हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे वो इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी, और तुरंत प्लेन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ये अगर हम r माइनस ए को एक वेक्टर मानते हैं, एक सिंगल वेक्टर, b को दूसरा वेक्टर और c को तीसरा वेक्टर, तो क्या ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, r माइनस ए पहला वेक्टर डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा, तो b क्रॉस c। तो ये एक वेक्टर हो गया, b दूसरा वेक्टर हो गया, c तीसरा वेक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ या नहीं हुआ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस ए बी सी इज इक्वल टू कितना, 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टोरियल फॉर्म। बोलो सही है, मतलब ये भी यही चीज हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हम कार्टेशियन में अगर जाएंगे तो हमें एक डिटर्मिनेंट मिलेगा
जिस डिटर्मिनेंट की पहली रो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट की दूसरी रो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे और डिटर्मिनेंट की तीसरी रो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे। समझ गए बात? तो हमें मेनली अब करना क्या है, r माइनस ए वेक्टर चाहिए कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प से, वेक्टर b चाहिए, वेक्टर c चाहिए, मतलब इनफैक्ट हमें तीनों वेक्टर्स के फाइनली क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए। तो r वेक्टर तो क्या होता है, ये तो जनरल वेक्टर है ना, प्लेन पर एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z होगा, उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर है। तो r वेक्टर क्या लोगे बताओ, r वेक्टर तो ये होगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, बोलो सही है, आर वेक्टर ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए क्या है, ए पोजीशन वेक्टर, वो जो पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट देगा तो कोऑर्डिनेट्स देगा, तो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 के करस्पॉन्डिंग जो हमें पोजीशन वेक्टर मिलेगा वही ए वेक्टर कहलाएगा। तो कितना मिलेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हो ना, ये कोई परेशानी होगी तो बताना, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा r और a मिल गया। अब हम b की बात करें और c की बात करें, तो हमें वेक्टर्स जब बताएगा कि ग्रीन बोर्ड के इन दो वेक्टर्स के पैरेलल है तो वेक्टर पता होंगे। तो वेक्टर b मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k है, ठीक है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये वेक्टर b हो गया। सिमिलरली वेक्टर c भी हमें पता होगा, उस प्लेन के पैरेलल जो दूसरा वेक्टर है वो भी हमको पता ही होगा। तो c1i, क्योंकि ये तो हेडिंग में ही हम लोगों ने लिखा है, c2j प्लस c3k, सही है, समझ में आ रही है बात? हम लोगों ने हेडिंग में लिखा, एक पॉइंट से पास हो और दो वेक्टर्स के पैरेलल हो तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, तो वेक्टोरियल फॉर्म में ये होती है, चाहे ये भी कह सकते हैं, और अब कार्टेशियन फॉर्म डिराइव कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को देख लो और उसके कंपोनेंट्स देख लो, उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वही डिटर्मिनेंट की पहली रो फॉर्म करेंगे। तो r माइनस ए वेक्टर देखते हैं, r माइनस ए, तो i में से आई गया तो x माइनस x1 i बनेगा, प्लस y माइनस y1 j बनेगा, प्लस z माइनस z1 k बनेगा। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है r माइनस ए के लिए, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये हो गया एक कंपोनेंट, एक वेक्टर का कंपोनेंट ये हो गया। पहली रो डिटर्मिनेंट की ये इसके थ्रू ये मिली। b और c सेकेंड और थर्ड रो फॉर्म करेंगे, वेक्टर b के कंपोनेंट सेकेंड रो, वेक्टर c के कंपोनेंट्स थर्ड रो, ठीक है ना। तो वेक्टर b के कंपोनेंट्स हम लोग सेकेंड रो में लिख देते हैं। तो वेक्टर b के कंपोनेंट क्या क्या है, b1 b2 b3, तो b1 b2 b3, और वेक्टर c के कंपोनेंट्स थर्ड रो में लिख देते हैं। तो वेक्टर c के कंपोनेंट्स c1 c2 c3 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। नाउ दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, वो प्लेन जो कि एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा है और पैरेलल है दो वेक्टर्स के केस में। अगर हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो हमें वेक्टर पता होगा या हमें क्या पता होगा, लाइंस पता होंगी कि दो लाइंस के पैरेलल है। तो लाइंस का b1 b2 b3 क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। दूसरी लाइन का c1 c2 c3 क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। समझ रहे हो बात ना, क्योंकि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेक्टर के अलोंग वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ही तो होते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है, वेक्टोरियल फॉर्म में ये है। बट मज़ेदार जो है वो जनरली फटाफट अगर ऑप्शंस में अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो सीधे यहाँ पे पुट करके कार्टेशियन फॉर्म में इवैल्यूएट कर लो, है ना। तो यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर वेक्टोरियल में जाओगे तो पहले b क्रॉस c को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, है ना, b क्रॉस c को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। So this is Cartesian equation of required plane and this is vectorial equation of required plane। चाहिए क्या लो, चाहिए क्या लो। अच्छा, इसमें एक फॉर्म और आ सकता है ना, वो देखने मिले तो घबराना नहीं है। डॉट प्रोडक्ट बाहर है, डॉट ऑफ b क्रॉस c को एक वेक्टर मानते हैं, पूरे b क्रॉस c को एक वेक्टर, और ये r माइनस ए है ना। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर डॉट बी क्रॉस सी और माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये ऐसा बनेगा कि नहीं, आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू कितना, 0। सही है। नाउ दिस इज अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये फिर से एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसका, आर बी सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस वाले को उधर ले जाते हैं तो इज इक्वल टू कितना, ए बी सी, ये भी ठीक है ना। तो देखो ये अलग तरीका, अलग लग रहा है देखने में, बट कुछ नहीं हुआ है। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके डिस्ट्रीब्यूट करा के दो अलग अलग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये सब एक ही चीज़ है, बट लिखने का तरीका सब अलग अलग है, ठीक है। तो तुम्हें जैसा अच्छा लगे, हम अगर चाहें तो वेक्टोरियल को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट, हमें सारा क्वेश्चन वेक्टर्स के फॉर्म में दिया हो और सारा डेटा हमें वेक्टर्स के फॉर्म में दिया हो, हम उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारा डेटा हमें कार्टेशियन के फॉर्म में दिया हो, हम उसको वेक्टर्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग कैसे काम करना पसंद करते हैं, किस तरीके से हमें इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ों में, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, जो अच्छा लगे उसमें कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे तो हम लोग क्वेश्चन की कोशिश करते हैं ना, क्वेश्चन लिखा जाए कि कैसे करेंगे। लिखो बच्चों, ये क्वेश्चन जिसको हम लोग अभी 3 पॉइंट्स देकर पूछ रहे हैं, बट इस क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन हमने नहीं दिया कि सब कुछ डायरेक्टली कंपेरेबल हो और सीधे सीधे रख दें डिटर्मिनेंट में, तो वैसा हमने सिंपल सा नहीं किया, थोड़ा सा एप्लीकेशन भी हो जाए। 3 पॉइंट्स से पास होने वाला प्लेन चाहिए, है ना, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन। ये वो 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 1 -1, 0 -1 1 और -1 0 2। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो प्लेन पर हमें 3 पॉइंट मालूम है, तो लेट्स से हमें ग्रीन बोर्ड पर ये 3 पॉइंट पता है, ये तीनों पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमें इस ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है। मान लो 4 ऑप्शंस दिए और 4 ऑप्शंस कार्टेशियन फॉर्म में, हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो कैसे निकालोगे? 3 पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को अपने पहले के अप्रोचेस से भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इस टाइप का क्वेश्चन और करवा भी रखा है, बट अब हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट पे पुट करेंगे, है ना, डायरेक्टली डिटर्मिनेंट पे हम पुट करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। पहले 1 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन लिख डालें और फिर बाकी 2 पॉइंट से उसको क्या करवा दें, पास करवा दें। ये मेथड नंबर 1 किया था हम लोगों ने, जब हम नहीं जानते थे कि प्लेन की इक्वेशन में ABC होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मेथड नंबर 2 पे हम लोग आए थे। मेथड नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, हमने बोला किसी भी प्लेन के लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए प्लेन पर पॉइंट और एक चाहिए प्लेन पर नॉर्मल, ठीक है। तो प्लेन पर हमने बोला तीनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, और नॉर्मल के लिए क्या किया था, किसी 2 का क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। प्लेन पर 2 वेक्टर्स बना के उनका क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट। ये 2 तरीके से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट के लिए ऊपर x - x1 अपनी फॉर्मूला देख लो, x - x1 y - y1 z - z1। तो तुम्हारी जो इच्छा, तीनों में से किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकते हो एज x1 y1 z1। तो सपोज हम पहले वाले को यूज करते हैं इसको, तो x - x1 का काम 1 कर रहा है, y1 का काम 1 कर रहा है, z1 का काम -1 कर रहा है। तो x - 1 y - 1 और z -1 कितना हो गया, +1 हो गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होता था नीचे, b1 b2 b3 c1 c2 c3, यानी बोर्ड के पैरेलल 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो, है ना, बोर्ड के पैरेलल 2 वेक्टर्स का कंपोनेंट। तो बोर्ड के पैरेलल कोई भी 2 वेक्टर बना सकते हैं ना, इफ दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, तो कोई भी 2 वेक्टर बना लो, ab बना सकते हो, ac बना सकते हो, ठीक है। तो AB भी बना सकते हैं, BA भी बना सकते हैं। नॉन कोलिनियर वेक्टर हमें चाहिए दोनों, ठीक है। तो AB भी बना सकते हो, BA भी बना सकते हो, जो मन करे वो बना सकते हो, ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना कि किस में से किसको घटाएं, जो मन करे, जो अच्छा लगे उसमें से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो हम एक ए और बी को कनेक्ट करने वाला वेक्टर ले रहे हैं, हम सोच भी नहीं रहे कि हम ए बी बना रहे हैं, बी ए बना रहे हैं, हम सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और एक हम ए और सी को कनेक्ट करने वाला वेक्टर बनाएंगे, फिर से हम नहीं सोचेंगे कि हम ए सी बना रहे हैं सी ए बना रहे हैं, ठीक है ना, फिर नहीं सोचेंगे कि हम ए सी बना रहे हैं सी ए बना रहे हैं, हम सीधे ए और सी में से किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ रहे हो बात? ये बात हम क्यों कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं रहे, जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हम क्रॉस लेंगे वो परपेंडिकुलर वेक्टर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ए और बी को कनेक्ट करके कोई भी वेक्टर बना लो, तो चलो हम ए में से बी वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 - 0 1 1 माइनस ऑफ -1 1 + 1 होके 2 हो गया, और -1 - 1 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। ए और बी को कनेक्ट कर दिया, अब ए और सी को भी कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर ए में से सी को घटाते हैं, ए वाले में से सी वाले को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस ऑफ -1 + 1 1 + 1 कितना 2, 1 - 0 कितना हो गया 1, और -1 - 2 कितना -3 = 0। बोलो ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई किसकी, प्लेन की, जिस प्लेन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। सिंप्लीफाई किया जाए, x - 1 * कवर किया जाए -6 + 2 -6 + 2 कितना -4, फिर माइनस ऑफ y - 1 कवर किया जाए -3, और माइनस ऑफ -4 कितना +4, तो -3 + 4 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, और प्लस z + 1 ये कवर 1 - 4 कितना -3। कैलकुलेशन देखते रहना है ना, कहीं वो मिस्टेक ना हो जाए, वो मिस्टेक होगी तो तुम अपने एंड पे उसको सही कर लोगे। तो अब x वाले सारे इकट्ठे कर लें पहले, x तो एक ही जगह है, फिर उसी तरह y इकट्ठा कर लेंगे और z इकट्ठा कर लेंगे, तो पहले x y z लिख डालो, तो -4x, फिर y कितना है -y आ जाएगा, z आएगा -3z, है ना। अब कांस्टेंट की बारी है, ये 3 है, ठीक है, दिस इज 3। अब कांस्टेंट की बारी आती है +4 + 1 यानी +5 हो गया, और -3 +5 - 3 कितना हो गया +2 हो गया, = 0। माइनस अच्छा नहीं लग रहा ना x के कोफिशिएंट में, तो प्लस बनाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या x y z और अच्छा लगे तो x y z सबको RHS में कर देते हैं और 2 को LHS में रख लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कैसा लिखा होगा, कर लिया जाएगा वो। तो 4x + 3y, सॉरी 4x + y + 3z = 2, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये वो प्लेन है जो कि इन तीनों पॉइंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बस क्रॉस चेक, कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हुई हो। क्रॉस चेक करने के लिए सीधे तीनों पॉइंट को रख के चेक कर लो कि क्या तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 1 1 - 1 4 1 5 - 3 2 सही है, 0 - 1 1 0 पे ये तो खत्म, -1 और +3 3 - 1 कितना 2, ये भी सही हो गया। ये वाला चेक कर लो, -4 y खत्म हो गया, और 6 -4 और 6 कितना 2, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला प्लेन यही होगा, 4x + y + 3z = 2। बोलो सही है, समझ में आई बात? तो ये याद रखो, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इस अप्रोच से हम लोग दो लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन भी निकाल सकते हैं कि दो लाइंस ऐसी हैं जो नॉन पैरेलल है और स्क्यू नहीं है। स्क्यू नहीं है मतलब वो कोप्लेनर है, ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखे हैं। उन क्वेश्चंस को फिर से तुम इस अप्रोच से कर सकते हो, सीधे सीधे डायरेक्ट तुम्हें प्लेन देगा। दो लाइंस दे रखी है, ये सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, हमें इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन यानी ग्रीन बोर्ड का इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, डिटरमिनेंट वाले फॉर्म के लिए एक पॉइंट और दो वेक्टर्स जो कि ग्रीन बोर्ड के पैरेलल हो। तो एक पॉइंट तो हम चाहे इस लाइन पे ले लें चाहे इस लाइन पे ले लें, जो हमारी मर्जी होगी वो ले लेंगे, उससे हमारी पहली रो तैयार हो जाएगी। और दूसरी रो और तीसरी रो के लिए क्या यूज करोगे, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, वो दूसरी रो और तीसरी रो फॉर्म कर देगा, = 0।
डिटरमिनेंट सॉल्व करो और प्लेन की इक्वेशन पाओ जो इन दोनों लाइंस को क्या करती हो, कंटेन करती हो। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या? बढ़िया आ गया। एक क्वेश्चन लिख लो, है ना, एक क्वेश्चन लिख लो, इसको खुद से कर लेना। 3 पॉइंट दे रहे हैं बस, और बाकी ये वाले क्वेश्चंस खुद से कर लेना जो हमने ऑलरेडी पहले करवा रखे हैं ना, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पैरेलल लाइंस, ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा रखा है। उसी एग्जाम्पल्स को फिर से अब डिटरमिनेंट वाले तरीके से करके देखना कि क्या सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये वाला भी कर लेना और ये वाला केस भी कर लेना जब हमने 2 नॉन पैरेलल लाइंस दी है एंड दे आर कोप्लेनर लाइंस, मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तभी ये लोग एक प्लेन पे आ पाएंगे, अदरवाइज एक प्लेन पे नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने कराया है कि उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंटेन करती हो। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इस टाइप का दोनों क्वेश्चन करके खुद से क्रॉस चेक करना कि हम लोगों ने जो पहले अप्रोच इन दोनों क्वेश्चंस के लिए लगाया था, ठीक है, वहाँ से जो आंसर आया क्या वही आंसर डिटरमिनेंट वाले अप्रोच से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल खुद से कोशिश जरूर करोगे, नहीं होगा देन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो बस, है ना, पॉइंट वाला लिख लो, ये ले लो। इसका तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं। फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3 कर लोगे। ये एक्चुअली इंटरसेप्ट फॉर्म वाला ही क्वेश्चन है। एक्स इंटरसेप्ट 1 है, वाई इंटरसेप्ट 2 है पॉजिटिव, और जेड इंटरसेप्ट 3 है पॉजिटिव। एक्स वाला भी पॉजिटिव है 1। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, x बाई 1 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना, 1। ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आना चाहिए। पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, डिटरमिनेंट वाले अप्रोच से करना है, और वहाँ से देखना है क्या वही वो आंसर इस फॉर्म में ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मतलब ऑब्वियसली वो एक जनरल फॉर्म में आएगा, और फिर उसको और इसको देखोगे क्या दोनों सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अभी हमने सिर्फ एक ही बात की है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू, चाहे 2 लाइंस कह लो या 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कह लो। ठीक है, वो 2 लाइंस कैसे दिया है, इंटरसेक्टिंग दिया है, या पैरेलल वाला केस भी हो सकता है। तो वो तो तुम्हारे अपने जो तुम्हें ज्ञान मिला है उसके बेसिस पे तुम्हें खुद सोचना है कि वो 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हम कैसे पाएँ। पैरेलल वाले में हमने ऑलरेडी बताया ही था कि इस केस में कैसे काम करोगे, कि जब हमें ग्रीन बोर्ड पे ही 2 पैरेलल लाइंस दे दिया और हमें अब नॉर्मल निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये सारी बातें ऑलरेडी हो रखी है। तुम्हें समहाउ अगर डिटरमिनेंट वाले अप्रोच को फॉलो करना है तो समहाउ हमें क्या करना है, उसके फॉर्मेट पे क्या है देखिए, ये डिटरमिनेंट के अंदर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ग्रीन बोर्ड के पैरेलल 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ताकि हम उसका क्या लिख सकें, डायरेक्शन रेशियोस लिख सकें। ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत होगी तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करो, एंगल बिटवीन प्लेन्स, है ना, एंगल बिटवीन प्लेन्स। मान लेते हैं ये 2 प्लेन्स हैं, ये एक प्लेन है लेट्स से, और ये भी एक प्लेन है। तो ये एंगल कितना है, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अच्छा, अगर हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दें, मतलब और ले लें, प्लेन को और बढ़ा दें दोनों प्लेन को, तो ये एंगल तो थीटा ही होगा, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पर ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। बोलो ठीक है, तो 2 प्लेन के बीच का एंगल थीटा भी है और पाई माइनस थीटा भी है। गलत तो नहीं बोल रहे, दोनों ही एंगल है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें प्लेन की इक्वेशन दी होगी और बोलेगा बताओ प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है, तो कैसे एंगल बताएंगे। देखो करना क्या है,
दोनों प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन पता होगी तो हमें प्लेन पर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो भी पता होगा। मानते हो ना, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होंगे वही क्या होंगे, नॉर्मल के डी आर होंगे। तो हमें प्लेन 1 पता है, तो प्लेन 1 के अलॉन्ग जो नॉर्मल है, प्लेन 1 के ऊपर जो नॉर्मल है उसका डी आर पता है, ठीक है। इसी तरह हमें प्लेन 2 भी पता है, तो प्लेन 2 पर भी जो नॉर्मल होगा उसका भी डी आर पता होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये चारों पॉइंट्स मिला के, ये पॉइंट, दोनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये वाला पॉइंट, चारों पॉइंट मिला के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना, जिसमें से ऑलरेडी ये दोनों एंगल कितने हैं, इन दोनों का सम कितना है 180। ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बचा हुआ, दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा या नहीं, पाई माइनस थीटा होगा ना। तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल कितना मिला, नॉर्मल्स के बीच में भी वही बात है, दो लाइंस हैं, है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है। अगर इन दोनों लाइंस को भी हम आगे और बढ़ा दें, है ना, इन दोनों लाइंस को भी अगर हम आगे और बढ़ा दें, तो एक एंगल अगर पाई माइनस थीटा है तो ये दूसरा जो बचा हुआ है ये कितना होगा, थीटा होगा या नहीं होगा। ये अगर पाई माइनस थीटा है तो ये वाला कितना होगा, थीटा होगा। तो वही एंगल्स नॉर्मल के बीच में भी आ रहे हैं, कौन कौन से, थीटा और पाई माइनस थीटा। वही एंगल्स प्लेन्स के बीच में भी हैं, थीटा और पाई माइनस थीटा। मतलब अगर हमसे दो प्लेन्स के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल्स हैं उनके बीच का एंगल बता देना है, एंड दैट विल बी द एंगल बिटवीन प्लेन्स। मानते हो बात, समझ में आई कि अगर हमें कोई भी दो प्लेन देकर उनके बीच का एंगल पूछेगा तो जस्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, उन दोनों के नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल दो, वही एंगल होगा उन दोनों प्लेन्स के बीच का। बोलो ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। तो लिखो फिर, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स आर डॉट 2i प्लस 2j प्लस k, 2i प्लस 2j प्लस k इज इक्वल टू 1 और r डॉट i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 1, ठीक है। r डॉट 2i प्लस 2j प्लस k इज इक्वल टू 1 और r डॉट i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 1। ये दो प्लेन्स दिए हुए हैं, इन दोनों प्लेन के बीच का हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। बताओ कैसे करोगे। तो प्लेन के एक तुम्हें यहां पे समझ में आ रहा है, नॉर्मल का डी आर क्या है, तुम्हारी जैसे इच्छा हो, इसको अगर तुम नॉर्मल फॉर्म में ले जाके देखना चाहो या नॉर्मल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म की तरफ, नॉट नॉर्मल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा हो कि हाँ चला जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, बिल्कुल चला जाएगा। बस कमी सिर्फ इस बात की है कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमें तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल चाहिए ना, हमें नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालने से तो मतलब है नहीं। यही वो चीज़ है जो नॉर्मल का एक तरफ क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। उसके लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, उसके लिए हमें दिस वेक्टर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट हमारा कंसर्न यूनिट वेक्टर नहीं है, हमें तो सिर्फ नॉर्मल के लिए कोई भी वेक्टर मिल जाए, कितना ही बड़ा वेक्टर हो, वो यूनिट बड़ा हो, चाहे 2 यूनिट बड़ा हो, चाहे 1000 यूनिट बड़ा हो, हमारा कंसर्न यूनिट वेक्टर नहीं है। हमारा कंसर्न है सिर्फ हमें क्या मिल जाए, नॉर्मल के अलॉन्ग वेक्टर मिल जाए। तो नॉर्मल के अलॉन्ग वेक्टर तो यही है ना, ठीक है। अगर कंफर्टेबल लगे कि नहीं कार्टेशियन में देखना है तो r को xi प्लस yj प्लस zk से रिप्लेस कर दो और डॉट को खोल दो, तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1। तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना आएगा, 2 2 1 आएगा, यही आएगा। मतलब डायरेक्शन रेशियो अलॉन्ग द नॉर्मल क्या आया, 2 2 1 आया, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले प्लेन के अलॉन्ग डी आर, उसके नॉर्मल के अलॉन्ग डी आर क्या होगा, आई का कंपोनेंट 1 2 2। तो पहले वाला जो वेक्टर है, पहला वाला जो प्लेन है उस पर जो नॉर्मल है उसके नॉर्मल के अलॉन्ग जो डी आर है दैट इज 2 2 1। तो हमें एक नॉर्मल का डी आर पता है, दूसरे नॉर्मल का डी आर यहाँ से पता होगा कितना 1 2 2 1 2 2। ये दूसरे नॉर्मल का डी आर हो गया। और एंगल बिटवीन प्लेन्स पूछा है,
एंगल बिटवीन प्लेन्स क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, यानी इन दोनों के बीच का क्या चाहिए? एंगल चाहिए। और ये हम लोगों ने बहुत शुरू में पढ़ा है कि अगर हमें दो लाइंस का dr पता है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो एंगल बिटवीन प्लेन्स कैसे निकालते हैं, सॉरी एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, न्यूमरेटर वाली बात हुई है, तो 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1 इंटू 2 कितना 2 बाई, अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट कितना 3, तो रूट लगा चुके हैं इसलिए रूट के अंदर पूरा 9 लिखना पड़ेगा, या तो रूट हटा देते तो 3 लिखते। नाउ 1 इसका भी निकालोगे रूट के अंदर 1 प्लस 4 यानी रूट 9, ये भी बनेगा, ठीक है। अब वो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके कितनी बनेगी 8/3 इंटू 3 कितना 9, ठीक है। तो जैसे लाइंस की केस में करते थे, यहाँ मॉड लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मॉड लगा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाई रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो गया 8/9 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। सो थीटा इज हाउ मच? cos इनवर्स 8/9, सो एंगल विल बी cos इनवर्स 8/9। सो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है? cos इनवर्स 8/9 है। बोलो ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत? लिखो, फिर दिक्कत होगी तो पूछना। लिखो अगला क्वेश्चन। बच्चों ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर दूसरे वाला ही जैसा एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो आप खुद से करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 प्लेन्स। ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल बताना है। मतलब क्या कर दें, क्या निकाल दें? एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो दोनों का नॉर्मल का dr दिख ही रहा है, इसका नॉर्मल कितना है 1 2 3 dr के साथ, और इसका नॉर्मल किस dr के साथ है 8 5 माइनस 6। तो कर लो जल्दी से, स्क्रीन रोको और फटाफट करो, 1 2 3 और कितना 8 5 माइनस 6, a1 b1 c1 a2 b2 c2। cos थीटा कैलकुलेट कर लो, cos थीटा इज a1 a2 प्लस b1 b2, तो 1 इंटू 8 8 हो गया, प्लस b1 b2 2 5 10 हो गया, और c1 c2 माइनस 18 हो गया। तो ऊपर ही 0 आ गया है ना, नीचे तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा, इसके हिसाब से जो भी आना होगा आ जाएगा। अब ऊपर 0 दिख गया इसलिए नीचे लिख नहीं रहे, क्योंकि नीचे 0 तो नहीं बनेगा, कुछ पॉजिटिव भी बनेगा ना। इनके स्क्वायर के सम का रूट, इनके स्क्वायर के सम का रूट, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ऊपर कितना है 0, तो cos थीटा 0 है, इट मीन्स थीटा इज कितना 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी मॉडुलस लगाने की आदत डाल लो, ठीक है। मॉडुलस लगाओगे तो cos थीटा तो बार बार क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब वो तुम्हारी इच्छा है, थीटा तुम एक्यूट बोलते हो कि ऑब्ट्यूज बोलते हो, ठीक है। बट जनरली हम लोग एक्यूट ही बोलते हैं, एक्यूट भी सही है और ऑब्ट्यूज भी सही है, तो बाकी डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए इन सब बातों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाए, ये सब कॉमन सेंस वाली बचपन की बातें हैं, ठीक है। तो cos थीटा कितना आ गया, मॉड लेने के बाद 0 आ गया, इट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री, मीन्स दीज 2 प्लेन्स आर क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों के नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के प्लेन्स के बीच का एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। बोलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन देखो ये वाला, और कि फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3, ठीक है। इस पॉइंट से पास होना चाहिए, 1 2 3 से पास होना चाहिए प्लेन, और परपेंडिकुलर होना चाहिए 2 प्लेन्स पे, इस पे भी और इस पे भी। इक्वेशन बोल दे दोनों प्लेन्स की। पहला प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और दूसरा प्लेन है 3x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू 5। तो हमें वो प्लेन चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, और इस प्लेन और इस प्लेन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बताओ,
थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, आराम से कर ले जाओगे। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो आइटम चाहिए होती है ना, क्या क्या चाहिए होती है? दो चीज़। वो क्या क्या होती हैं? एक तो प्लेन पर पॉइंट पता चल जाए, क्वेश्चन खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है, नहीं देखो 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन खुद कह रहा है कि पॉइंट तो देखो मिला हुआ है, बस क्या मिल जाए? प्लेन पर नॉर्मल मिल जाए, प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल मिल जाए। अब बताओ नॉर्मल कैसे निकालोगे? एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है ना कि प्लेन इस पर और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर है, भूल जाते हैं। एक बार में एक प्लेन देखते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसको छोड़ दो, मत देखो। जो भी रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब रिक्वायर्ड प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। रिक्वायर्ड प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और चूंकि प्लेन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मानते हो? तो रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा और ये जो इक्वेशन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, इसका जो नॉर्मल होगा, दोनों का नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायर्ड प्लेन को इस प्लेन पे भी क्या होना है? परपेंडिकुलर होना है। तो इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल होगा, जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा। कह सकते हैं रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। सही? मतलब पॉइंट नंबर 1 हमने कंक्लूड किया कि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा, वो इस प्लेन के क्या होगा? नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। और इस प्लेन के नॉर्मल का dr कितना है? 1 2 3 है। 1 2 3 मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल एक ऐसी लाइन पे परपेंडिकुलर है जिस लाइन का dr कितना है? 1 2 3। मानते हो बात? पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन मिल गया। नाउ सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं। ये फिर से एक प्लेन, वही प्लेन है जो रिक्वायर्ड प्लेन है। इस प्लेन की एक खास बात और है कि ये प्लेन इस प्लेन पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेन रिक्वायर्ड वाला इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है। मतलब रिक्वायर्ड का जो नॉर्मल है और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो दोनों भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो रिक्वायर्ड का नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब रिक्वायर्ड का नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड का नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर है। और इस प्लेन का नॉर्मल का dr कितना है? 3 - 4 1। 3 - 4 1 इस प्लेन के नॉर्मल का dr है। मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन और इस लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस पे और इस पे दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो नॉर्मल इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन निकल सकती है। नॉर्मल दोनों पे परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो दोनों पे परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? यूजिंग बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों का क्या लोगे? क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल का dr मिल जाएगा। तो ले लो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कितना? i j k 1 2 3। ठीक है। और 3 - 4 1। 3 - 4 1। चलो सिंप्लीफाई कर लो फटाफट। तो i कैप कितना? 2 -12 यानी +12। 2 + 12 कितना हो गया? 14i हो गया। सही है। फिर j की बात आती है। j तो 1 - 9 यानी -8 और -j के साथ है तो +8j हो गया। ठीक है। फिर k की बात आती है तो -4 - 6 यानी -10 तो -10k। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उसके अलोंग वेक्टर मिल गया। अब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो नॉर्मल के अलोंग एक dr हो जाएगा। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? 14 8
-10, चाहो तो और छोटा कर लो, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 7 4 -5, 7 4 -5 हो गया नॉर्मल के अलॉन्ग डी आर, नॉर्मल का डी आर हो गया 7 4 -5, यानी दिस इज ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी। प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो, ये x1 y1 z1 है, तो a यानी 7 इंटू x माइनस 1 प्लस 4 इंटू y माइनस 2 फिर -5 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है, दिखाई दे रहा है ना। तो 7 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 -5 इंटू जेड माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा, ये आ रहा है 7x प्लस 4y माइनस 5z, 7x प्लस 4y माइनस 5z, 7 इंटू -1 कितना, -7 -8 यानी -15 और +15, खत्म हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया, तो इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, 7x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। ये वो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास करेगा और इस प्लेन दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछोगे, कैलकुलेशन देख लेना है ना, ठीक है, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। बार बार हम ये बात बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो वो फिर रही जाएगी, अगर हम फिर से पूरा ना चेक करेंगे तो रही जाएगी, है ना। क्लासरूम तो है नहीं है, तो एक बार देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है, क्योंकि सभी को यहाँ सामने तो बैठे हो नहीं कि तुरंत पॉइंट आउट कर दोगे कि सर यहाँ गलती हुई है। चलो तो एक क्वेश्चन बस लिख लो, इसको कर लेना, ठीक है। अभी खुद से कोशिश करोगे, नहीं होगा तो हमसे पूछना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि किसी तरह हमें क्रॉस पता चल जाए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू, यहां से रब कर रहे हैं हम, है ना। फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 -1 फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 -1 और -1 3 4। फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 -1 और -1 3 4। इन दोनों पॉइंट से पास होगा एंड परपेंडिकुलर टू x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये वाला करना है। फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 -1 एंड -1 3 4। इन दोनों पॉइंट से पास हो और परपेंडिकुलर हो किस पे, x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस क्वेश्चन को, अच्छा एक काम करो, चलो एक काम करो, एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो, ठीक है, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर टैली करो, देखो तुम्हारा भी मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार स्क्रीन रोक के इसको कोशिश करिए। हो गया बच्चों? देखो चेक करना सही किया कि नहीं, टैली करता है ना। फाइंड द प्लेन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू, इन दोनों पॉइंट्स को कंटेन करें, इसको और इसको, और परपेंडिकुलर हो किस पे, इस प्लेन पर, ठीक है। तो प्लेन पर दो पॉइंट पर है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और क्या पता है, प्लेन जो रिक्वायर्ड है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए एक पॉइंट और प्लेन पर नॉर्मल। तो दो पॉइंट दिया है ना, इन दो में से एक कोई भी यूज कर लेना, इन दो पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। अब बचा क्या, नॉर्मल। अब ये सोचो कि नॉर्मल कैसे निकलेगा रिक्वायर्ड प्लेन पर। अभी पिछले क्वेश्चन में जो बात कही वो बात यूज की होगी, एक बार तो दिखी है वो बात कि चूंकि ये रिक्वायर्ड प्लेन और इस प्लेन के बीच में 90 डिग्री है, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल होगा और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके बीच में भी 90 डिग्री होगा, है ना। मतलब रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल पे क्या है, परपेंडिकुलर।
सही है। तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। एक बात हो गई, बट अभी वो नॉर्मल कैसे नहीं पता लगाए। अगर हमें ऐसा कुछ भी पता चल जाए कि रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल इसके नॉर्मल पे तो परपेंडिकुलर है, ये पता चल ही चुका है, एक और किसी पे भी परपेंडिकुलर पता चल जाए, काम हो जाए। पता चल जाए कि इस प्लेन का नॉर्मल और भी किसी लाइन पे या वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो काम हो जाए। बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल दिखेगा। प्लेन पर दो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, प्लेन पर है। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी वो भी तो प्लेन पे होगी, या इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो भी तो प्लेन पे होगा। तो जो नॉर्मल होगा, ये दोनों रिक्वायर्ड प्लेन पे है, तो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट भी रिक्वायर्ड प्लेन पे होगा। तो जो नॉर्मल होगा वो रिक्वायर्ड प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, और इसलिए इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो समझ में आएगा? ये दोनों पॉइंट प्लेन पर ही तो है, रिक्वायर्ड प्लेन पर। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट तैयार होगी, उस लाइन सेगमेंट पर भी रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सही है, समझ में आ रही है बात? तो इस प्लेन के लिए जो नॉर्मल है वो नॉर्मल इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर है, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर भी परपेंडिकुलर है। आ गया, दो चीजों पे परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर दो चीजों पे पता चल गया है, किस पे, इसके नॉर्मल पे और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे। तो हमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा, रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल का? जब हम इसके नॉर्मल यानी 1 - 2 4 और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो, दोनों का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया? तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो देख लो, इसका तो लिख ही लिया 1 - 2 4, थोड़ा ठीक से लिख लो 1 - 2 4। इन दोनों को मिलाने वाले का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, 2 - 1 + 1 यानी 3। 1 - 3 कितना, -2, और -1 - 4 कितना, -5। सही है। अब इन दोनों का क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें क्या पता चल जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन पे नॉर्मल पता चल जाएगा, उसका डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा। तो इन दोनों का क्रॉस ले लेते हैं, i j k 1 - 2 4 3 - 2 -5। नाउ सिंप्लीफाई, तो i के साथ कितना, 10 -1 - 8 +8, 10 + 8 कितना, 18। फिर j के साथ, तो -j के साथ, -j हो गया, के साथ कितना है, -5 - 12, -5 - 12 यानी -17, और प्लस k तो प्लस k यानी कितना, -2 और +6, -2 और -6 यानी +6, तो 6 - 2 = 4। सही है। अब इसको से देख लो, तो यहाँ से कंपोनेंट जो आएंगे i j k के वही क्या होंगे, नॉर्मल के, रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के dr बनेंगे। वो कितना है, 18 -+ 17 और 4, तो 18 17 4 ये आ रहा है रिक्वायर्ड जो नॉर्मल है उसका dr, या 18 17 4 आ रहा है dr। हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन चाहिए। प्लेन पर नॉर्मल पता चल गया, कोई भी एक पॉइंट ले लो जो मन करे। तो सपोज पहला वाला ही ले लेते हैं, 2 1 -1, तो 18 × x - 2 + 17 × y - 1 + 4 × z + 1 = कितना, 0। बोलो ठीक है, सही, कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है?
बाकी वर्किंग कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो गया। 18x प्लस 17y सिंप्लीफाई कर रहे हैं फाइनली, प्लस 4z कॉन्सेंट कितना -36 और -17 यानी -53 और प्लस 4 तो -53 प्लस 4 यानी -49 उधर भेज देते हैं, अच्छा लगेगा प्लस साइन के साथ, तो इज इक्वल टू 49। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन जो हम लोग चाह रहे थे। ये वो प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होगा और इस पर परपेंडिकुलर होगा। अब एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, डेटा बदल के ही आ जाए, चाहे जो भी हो यही आ जाए व्हाटएवर, तो एक तो है कि ये तो प्रॉपर तरीका ही हो गया सब्जेक्टिव, बट अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम ऑप्शन वाइज फटाफट क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शन वाइज फटाफट क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, पहले तो दो पॉइंट सबसे जल्दी तो यही देख लें कि दो पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई किस ऑप्शन को कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट भी ऐसा बन गया कि ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो गया ना। ठीक है, जैसे 2 1 -1 पुट करके देखें, 2 1 -1 तो 2 रखें तो 36, 1 रखें तो 17, 36 प्लस 17 कितना 53, 53 माइनस 4 कितना 49, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखा जाए -1 3 4 को, ये भी तो प्लेन पर ही पॉइंट था, -1 3 4 -1 रखें तो -18 हो गया, 3 रखें तो 17 3 सा 51, 51 -18 कितना हो गया 51 माइनस कितना 18 38 हो गया, 33 हो गया, 51 माइनस 18 इज 33, ठीक है, तो 33 और 4 4 सा 16, तो 33 और 16 कितना 49, देखो आ गया। मतलब ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्लेन जो आया है इन दोनों पॉइंट से तो पास कर ही रहा है। अब बारी आई परपेंडिकुलर की, देख लेते हैं। तो प्लेन इन दोनों से पास करना चाहिए था, कर गया, और इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए था, इस पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, यानी ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इन दोनों के नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है। तो 1 × 18 हो गया, -2 × 17 -34, तो 18 - 34 कितना -16 और 4 4 सा 16 प्लस 16, तो -16 प्लस 16 कितना हो गया 0 हो गया। मतलब ये दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर, इसलिए ये दोनों प्लेन भी आपस में हैं परपेंडिकुलर। तीनों बातें, जितनी बातें क्वेश्चन कह रहा था हमने सारी बातें चेक कर दी। अगर ये मान लो ऑप्शन वाइज होता तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, कि वो ऑप्शन को हमारी सारी बातें क्वेश्चन की सेटिस्फाई कर जाए आंसर हो। तो डिपेंड्स की एग्जाम में हम कितना समय बचा सकते हैं ना। अगर एग्जाम में समय बचा लें और हमारा आंसर सही भी हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो बढ़िया भी, चलो फिर आगे की बातें करते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिंपल सी है, शुरू होगी और ख़त्म भी हो जाएगी, बहुत सिंपल सी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, जैसे 2 डायमेंशन में नहीं पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म की होती थी, बस कांस्टेंट बदलता था, है ना, सिर्फ c बदलता था। उसी टाइप से यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। जैसे मान लो ये कोई गिवन प्लेन है, ax + by + cz + d = 0, ये कोई गिवन प्लेन है। हमें इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन का इक्वेशन का फॉर्म देखना है कि पैरेलल इसके जो भी प्लेन्स होंगे उनका फॉर्म कैसा होगा। तो अब जैसे देखो ये एक प्लेन है ना, और ये एक प्लेन है, दोनों पैरेलल प्लेन है, तो क्या जो इस प्लेन पर नॉर्मल होगा वो इस प्लेन पे नॉर्मल नहीं होगा? अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इस पर भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो जो इसका नॉर्मल है वो नॉर्मल इस पर भी होगा। इसलिए दोनों ही प्लेन्स का ABC नहीं बदलेगा ना। ABC सेम ट्रिपलेट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो वही ट्रिपलेट इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ABC गिवन प्लेन के नॉर्मल का dr दिख ही रहा है, तो रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल का dr भी क्या होगा ABC, तो ax + by + cz। तो फिर बदलेगा क्या, प्लेन तो बदलना है ना, तो ओवरऑल इक्वेशन बदलेगी, तो d की जगह कुछ k आ जाएगा, और ये k फिर हम आसानी से निकाल सकेंगे। उसके लिए हमें कोई एक कंडीशन दी होनी चाहिए, बोलो
ठीक है, समझ में आई बात? तो इस पर हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, इस पर मात्र एक को यहाँ तक समझ में आ गया ना कि ए बी सी सेम होगा, बस डी बदलेगा। ठीक है, ये दोनों प्लेन्स अब कैसे प्लेन्स होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड पैरेलल टू 4x plus 3y plus 5z minus 9 is equal to 0. Find the equation of plane passing through 1 1 1, इस पॉइंट से पास होना चाहिए और इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। 4x plus 3y plus 5z minus 9 is equal to 0 के पैरेलल होना चाहिए। तो जो भी रिक्वायर्ड प्लेन होगा, चूंकि इसके पैरेलल होना है, तो उसके शुरू के 3 टर्म्स तो सेम होंगे ना। वो क्या क्या होंगे? 4x plus 3y plus 5z, बदलेगा क्या? प्लस के इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे वो सारे इस इक्वेशन से कंपेरेबल होंगे, बस के बदलते जाओ, इसके पैरेलल नए नए अलग अलग प्लेन्स मिलते जाएंगे। बट हमें बहुत सारे थोड़ी चाहिए, हमें वो प्लेन चाहिए जो इसके पैरेलल के साथ साथ 1 को सेटिस्फाई भी करे। तो 1 से इसको पास करवा दो, के की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग 1 1 1, तो ये 4 बनेगा, ये 3, 7 प्लस 5 कितना? 12। तो 12 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी के बराबर -12। तो आंसर कितना होगा? 4x प्लस 3y प्लस 5z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्लेन जो कि इसके पैरेलल है और 1 1 1 से पास भी कर रहा है। बोलो ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे। लिखो फिर, नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, या ऐसे लिखो, फैमिली ऑफ प्लेन्स कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। समझ में आया हेडिंग? देख, इसमें करना क्या है हमें, एक्चुअली दो प्लेन्स गिवन होंगे, वो प्लेन्स हमको पता होंगे, और वो दोनों प्लेन्स कैसे प्लेन्स होंगे? इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होंगे। वो दोनों प्लेन्स इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होंगे, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। जैसे अपनी नोटबुक के 2 पेजेस, उसमें से अलग मत करो, 2 पेजेस देख लो, 2 पेजेस अलोंग द बाइंडिंग क्या है? इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, उनका लाइन ऑफ 2 पेज उठा लो कोई भी अपनी नोटबुक का, और वो दोनों पेज देखो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों पेज को अलग अलग ओपन करके रखना, थोड़े अलग अलग एंगल्स पे रखो हॉरिजॉन्टल के साथ, फिर देखो उन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है? बाइंडिंग पे आ रहा है, जहाँ पे सारे पेजेस बाइंड है। ठीक है, और फिर उसी बाइंडिंग के अलोंग और कितने पेजेस निकले? बहुत सारे, जितनी पेजेस की तुम्हारी नोटबुक होगी उतने पेजेस अभी अब और भी बाकी हैं जो उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा? एक लाइन का फॉर्मेशन करेगा। जब भी 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, एक लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और फिर उस लाइन से ऑब्वियसली एक लाइन से कितने प्लेन्स पास होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होंगे एक लाइन से। तुम खुद ही देख लो ना, अपनी नोटबुक के अलोंग जो बाइंडिंग वाली लाइन है, उसी लाइन से देखो कितने पेजेस पास हो रहे हैं। बहुत सारे पेजेस ना, 100 200, जितनी मोटी तुम्हारी नोटबुक होगी उतने पेजेस पास तो हो ही रहे हैं। वही अगर 1000 पेजेस की नोटबुक बना लें तो 1000 पेज पास होंगे। वो तो जितनी मोटी हम बुक करते जाएं उतने पेजेस पास होंगे। ये तो एक रियल लाइफ हम एग्जांपल दे रहे हैं। अदरवाइज एक लाइन से कितने प्लेन्स पास होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विल पास थ्रू। ठीक है, तो अगर 2 प्लेन हैं, P1 इज इक्वल टू 0, जिसको हम अगर ऐसे लिखें कि P1 एक प्लेन है, P1 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एक प्लेन है, और दूसरा प्लेन है P2 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे फैमिली ऑफ लाइन्स होता है, बिल्कुल सेम फॉर्म जैसे फैमिली ऑफ लाइन्स का फॉर्म होता है।
अगर एक लाइन L1 इज इक्वल टू 0 होती है, दूसरी लाइन L2 इज इक्वल टू 0 होती है, तो फैमिली ऑफ लाइंस कैसे लिखते हो कि फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 क्या लिखते हो? 11th में हम लोग पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। बिल्कुल वैसे ही ये चलेगा कि अगर एक प्लेन P1 बराबर 0 है, दूसरा प्लेन P2 बराबर 0 है, तो P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाले जो फैमिली ऑफ प्लेन्स होंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी? इन जनरल P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 इन जनरल ये करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर कोई भी दो प्लेन दिया हुआ है वो बोलता है उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला फैमिली ऑफ प्लेन्स लिखो, मतलब उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सभी प्लेन्स की इक्वेशन, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो ये इक्वेशन। अब इसके बाद कंडीशन कुछ और देगा, तो उस कंडीशन को यहाँ पे रखने के बाद लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और अलग अलग कंडीशंस लगाते जाएंगे तो लैम्डा अलग अलग आता जाएगा, अकॉर्डिंगली प्लेन्स की इक्वेशंस हमें अलग अलग मिलती जाएगी। बोलो ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक। तो सिंपल सी बात यही है, दो प्लेन्स हैं अगर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, और प्लेन अगर पैरेलल नहीं है तो दे विल इंटरसेक्ट। प्लेन कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? जब वो पैरेलल है। और अगर प्लेन पैरेलल नहीं है, है ना, अगर ये वाला सिनेरियो नहीं है तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट, और जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, इफ दे आर पैरेलल एट सम डिस्टेंस, तभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज जब भी उनका इंटरसेक्शन होगा तो क्या बनेगा? एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो अगर P1 बराबर 0 और P2 बराबर 0 दो ऐसे प्लेन्स हैं, ठीक है, जिनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एक लाइन फॉर्म होगी ही होगी, और एक लाइन फॉर्म जो होगी उस लाइन से पास होने वाले बहुत सारे प्लेन्स होंगे, उन सभी प्लेन्स की फैमिली ऑफ जो बनेगी वो ये होगी। जैसे जैसे लैम्डा बदलते जाएंगे नए नए प्लेन्स मिलते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें एक प्लेन चाहिए। फाइंड द प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कंटेन करता हो, मतलब उस प्लेन पर इन दोनों का क्या है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आए। ठीक है, इन दोनों का देखो नॉर्मल का dr सेम नहीं है, इसमें नॉर्मल का dr कितना है? 1 1 1, और इसमें कितना है? 2 3 4 है। इसका मतलब ये दोनों प्लेन का सेम नॉर्मल नहीं है, मतलब इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन होगा इसका मतलब एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म होगा, और एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को ही कंटेन करने वाला प्लेन पूछा है, मतलब एक ऐसा प्लेन बताना है जिसपे इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही हो, या ये कह सकते हैं कि एक इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन पूछा है, जिसके बारे में एक खास बात और दी है कि विच ऑल्सो पासिस थ्रू 1 1 1, विच ऑल्सो पासिस थ्रू 1 1 1। ठीक है, तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करे और 1 1 1 से भी पास करे, उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। अब बताओ क्या करोगे? तो पहले दोनों प्लेन को P1 इक्वल टू 0, RHS में 0 हो, बाकी सब कुछ LHS में ले आके ये दोनों फॉर्म बना लो पहले, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें फैमिली मिल जाएगी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करेगी। तो 6 RHS में है ना, 6 को उधर भेजते हैं, तो -6 इज इक्वल टू कितना? 0। एक प्लेन ये हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया, P1 इज इक्वल टू 0 का फॉर्म। उसी तरह ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, P2 इज इक्वल टू 0 का ही फॉर्म है, देखो इक्वल टू 0 है। तो फैमिली कैसे लिखोगे? P1 प्लस लैम्डा P2, इसी को हटा दें, इसी को लिख दें इस फॉर्म में। ठीक है, तुम अपने साइड में दोबारा लिख लेना। तो P1 हमें चाहिए ना, तो P1 ये इक्वल टू 0 हटा देते हैं, ये इक्वल टू 0 हटा दिया। ठीक है, P1 हो गया, और तो दिस इज P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0।
अब जैसे जैसे लैम्डा बदलेंगे ये इक्वेशन तो प्लेन्स की आएगी, नई नई इक्वेशंस आती जाएगी, मतलब नए नए प्लेन्स आते जाएंगे। पर सभी की खास बात क्या होगी कि जो हमें दो इक्वेशंस गिवन थी प्लेन्स की, उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बना है वो हर एक प्लेन में कंटेन होगा, वो हर एक प्लेन पर लाई करेगा, चाहे लैम्डा कुछ भी रख के देख लो। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स हो गया। बट हमें फैमिली नहीं चाहिए, हमें फैमिली का मेंबर चाहिए जो 1 1 1 से भी पास होता हो। तो सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। पुट 1 1 1, तो 1 1 1 3, 3 माइनस 6 कितना -3 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना हो गया 4 3 7 2 9 5 14 इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, दिस इंप्लाइज लैम्डा बराबर कितना हो गया 3/14। बोलो यार सही है, समझ में आया? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3/14। मतलब हमारे लिए जो रिक्वायर्ड मेंबर है फैमिली का वो लैम्डा की किस वैल्यू पे मिल जाएगा 3/14 पे। तो अब इस 3/14 को यहाँ ले जाओगे, रख के सिंप्लीफाई कर दोगे एंड यू विल हैव द फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, ठीक है? उसके फिर बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और अगले 1-2 लेक्चर में, होपफुली एक में भी हो सकता है है ना, हम लोग का 3D वाइंड अप हो जाएगा। तो लिखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, वर्ड स्टेटमेंट बदल सकता है ना, कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकता है, या बोल सकता है कि पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा फ्रेज दे सकता है जिसमें ये पता चले कि हाँ पूरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलनी चाहिए प्लेन पर। ठीक है, ज़्यादा बेटर क्या लग रहा है? कंटेनिंग ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पूरी तरह लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करेगा। तो कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कंटेन करे और परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 5y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। ठीक है, वो प्लेन चाहिए जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो। मतलब दो प्लेन्स को फिर बाद में हमें परपेंडिकुलर करने की कंडीशन यूज करेंगे तो लैम्डा आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करें, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला फैमिली ऑफ प्लेन्स लिखा जाए। तो P1, तो ये इक्वल टू 0 हटा देते हैं, सो दिस इज P1 है ना, ऑलरेडी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया ही है दोनों, तो पूरा LHS P1 हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स ये पूरा LHS P2 हो गया। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये भी एक प्लेन की इक्वेशन बनेगी, दिख जाएगा जब हम लैम्डा को, जब हम x को कलेक्ट करेंगे एक साथ, y को एक साथ, z को एक साथ। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट रखना था, तो पॉइंट तो ऐसे भी रख सकते थे, इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया 1 1 1 ऐसे ही रख दिया था, जहां x था वहां भी 1, जहां y था वहां भी 1, जहां z था वहां भी 1। बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन्स की बात हो रही है, और परपेंडिकुलर प्लेन्स की कंडीशन के लिए हमें दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का dr चाहिए होगा, क्योंकि प्लेन्स परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल्स परपेंडिकुलर, और नॉर्मल्स परपेंडिकुलर करने के लिए हमें नॉर्मल का क्या चाहिए, दोनों नॉर्मल्स का dr चाहिए। तो इसका dr तो दिख रहा है हमें नॉर्मल का, यहाँ पे नॉर्मल का dr दिख रहा है कितना 4 5 -3, पर यहाँ पर नहीं दिख रहा। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी स्कैटर्ड है ना, देखो हर एक चीज़ एक साथ प्रेजेंट नहीं है, y देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। तो सबसे पहले इसको हमें जनरल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, सारे x एक साथ, सारे y एक साथ, सारे z एक साथ। जब तक कि हमें x का फाइनल कोफिशिएंट, y का फाइनल कोफिशिएंट, z का फाइनल कोफिशिएंट नहीं मिल जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, तब तक हम यहाँ से नॉर्मल का dr नहीं बता सकते। तो सबसे पहले कलेक्ट करो, तो x तो यहीं पे, तो x तो बस 2x ही आएगा, y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y का कोफिशिएंट क्या आएगा, लैम्डा -1 आएगा।
ठीक है, लैम्डा माइनस 1y, और z का कितना आएगा -3 लैम्डा, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया फाइनली x, y और z का कोफिशिएंट। ये हमने अब स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिख डाली। ठीक है, अब ये है क्या एक्चुअल में, फैमिली ऑफ प्लेन्स है। तो अभी फैमिली ऑफ प्लेन्स हमें मिल गया, हमें इस फैमिली का वो मेंबर चाहिए जो इस प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका dr और इसका dr नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दें 0, परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 यहाँ से और लैम्डा -1 यहाँ से, यानी 5 लैम्डा -5, -3 यहाँ से, -3 लैम्डा यहाँ से, यानी +9 लैम्डा इज इक्वल टू कितना 0। सही है, कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, तो 14 लैम्डा कितना आ गया -3, तो लैम्डा इज कितना -3/14। सही है, मतलब रिक्वायर्ड मेंबर हमें फैमिली का मिल जाएगा जब लैम्डा की वैल्यू -3/14 यहाँ पे रख देंगे तब। तो रख दो लैम्डा की जगह -3/14, तो कितना आएगा 2x, -3/14 रख रहे हैं तो -14 -3 -17, कैलकुलेशन चेक करते रहना। ठीक है, -17/14y और प्लस कितना प्लस हो जाएगा 9/14z इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 14 से मल्टीप्लाई कर दे तो 28x -17, 14 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, या कह लो एलसीएम ले लिया, जो मन करे वो कहो, और प्लस कितना 9z इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, देख लो 28x -17y प्लस 9z इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, वो प्लेन जो गिवन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा था और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताओ। बाकी की बातें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग अब 3D ख़त्म कर लेंगे विद इन 1 से 2 क्लास, डिपेंड करता है क्लास की ड्यूरेशन कितनी हो पाती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।